नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एडवेंचर पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी जेई के सारे सेट, रीजनिंग के सारे सेट इसे सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्रम में आज हम छठे सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके 17 दिसंबर 2024 और शिफ्ट थर्ड जो था इस पर्टिकुलर एग्जाम का, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो ये छठा सेट भी बाकी के 5 सेटों से सिमिलर था। मतलब क्वेश्चन के लेवल में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं, क्वेश्चन थोड़े आसान ही आए हैं। अगर आप बात करें तो ये 25 के 25 क्वेश्चन जो आप रीजनिंग के थे, वो आप काफी आसानी से 15 मिनट में भी बना सकते थे। लेकिन हाँ, चूंकि आरआरबी में जेई के एग्जाम में टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिलता है, तो अगर आपने 15 की बजाय 20 मिनट भी ले लो तो 20 मिनट में भी ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से आराम आराम से बना सकते थे। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही जरूरी जानकारी है। और वो जानकारी है, कुछ मेरे पीछे आप कुछ पोस्टर्स देख रहे होंगे, बैचेस से रिलेटेड ये पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी, चाहे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने रेलवे और एसएससी के एग्जाम की तैयारी में 100% मार्क्स पाना चाहते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में, तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट बैचेस आपको पीछे नजर आ रहे हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इसमें बैचेस हैं कौन कौन से, तो देखो देखिए बेटा, मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों के फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको पूरे के पूरे मैथ्स और रीजनिंग के सारे बेसिक कंसेप्ट्स से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। और जहां भी पॉसिबल होगा वहां ट्रिक्स को लेकर भी बात करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपका अगला टारगेट 2025 का एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाता है पिनाकल बुक सॉल्यूशन बैच में। ये रीजनिंग और मैथ्स दोनों का आपको सॉल्यूशन यहां पर मिल जाएगा। और अगर आप ग्रुप डी को पे फोकस करके अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप डी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको बैच नजर आ रहा है, विजय पथ, जहां आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीएसजी के इन सभी का रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, वीओडीज मिल जाएंगे। यानी आप अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हैं और अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच जो है वो है महासंगम बैच। महासंगम बैच मतलब यहां आपको 10 बैचेस एक ही कोर्स के अंदर नजर आ जाएंगे। आप उन 10 बैचेस से अपनी तैयारी, चाहे रेलवे से संबंधित हो, एसएससी एग्जाम से संबंधित हो, वो आप काफी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि बता इसलिए रहा हूं क्योंकि न्यू ईयर के उपलक्ष्य में अभी इन सभी बैचेस पर आपको 75% ऑफ मिल रहा है। और इस ऑफ को पाने के लिए आपको हमारे ऐप पर जाना होगा, जो कि है मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, नाम में ऑफिशियल जरूर जोड़िएगा, मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल। इस को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी बैच जो परचेज करना चाहते हैं, जब उसको उसकी पेमेंट की बारी आएगी तो आपको कूपन कोड लगाना है, और कूपन कोड है 2025। ठीक है, तो नए साल के उपलक्ष्य में आपको इन सभी बैचेस पे 75% का ऑफ मिल रहा है। ठीक, चलिए ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात जो थी हमारे बैचेस से रिलेटेड। आइए अब जरा बढ़ते बच्चों क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस सीरीज से जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसे सीरीज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक नहीं देखे गए हैं। बहुत सिंपल, केवल डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस नजर आए नंबर सीरीज पर। जैसे देखिए, अगर यहां देखिए तो 86 को 78 बना रहे हैं। तो बच्चों 86 को 78 बनाने के लिए हम 86 से 8 घटाएंगे, 78 हो जाएगा। 78 से 14 घटाइए तो 64 हो जाएगा। फिर 8 घटाया गया 56, 56 से 14 घटाइए 42, 42 से 8 घटाया गया 34। तो बच्चों 34 से 14 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए सी और सी को अगर हम एक्स बना रहे हैं तो ध्यान रखिए सी में ऐड करके भी एक्स आ सकता है और सब्ट्रैक्ट करके। सी के दो नंबर ध्यान रखिएगा, सी का नंबर 3 भी होता है और 29 भी। अगर आप 29 मान लोगे तो 29 को 24, एक्स का नंबर 24 होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सी -5 करेंगे तो एक्स बन जाएगा। एक्स -5 एस, एस से 5 लेटर पीछे जाओ एन, तो बेटा एन से 5 लेटर पीछे जाओगे आई, यानी पहला लेटर आपका आई आना चाहिए।
इसी तरह देखो नेक्स्ट y, y माइनस 5t, t माइनस 5o, o माइनस 5j, तो j से 5 लेटर पीछे जाएंगे e, सेकंड लेटर e आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, एनालॉजी का क्वेश्चन। देखिए W को में 3 ऐड करेंगे तो Z आएगा, इनके सेकंड लेटर में देखिए तो J प्लस 4n और T माइनस 5o, तो +3 +4 -5, यहां भी देखिए तो +3 है, +4 है और -5 है, तो 3 4 5, देखो n +3 Q, K +4 O और H -5C, ये आपको देखो ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसी पैटर्न के बाकी के 5 शिफ्ट में भी इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने क्या सीखा था बच्चों, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग NESW का यूज करते हैं। आइए जरा सीखते हैं ये NESW यूज कैसे करना है। तो देखिए बोला गया मयंक बिंदु A से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो हम पूर्व के दाईं ओर आ जाएंगे, दाएं मुड़ने के लिए दाईं ओर जाना और बाएं मुड़ने के लिए बाएं, तो पूर्व के दाईं ओर साउथ, साउथ की ओर चला है कितना 19, फिर दाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो इसके भी दाईं ओर आ गए और 21 लिख लिया बेटा, और देखो फिर से दाएं मुड़कर 25, ध्यान रखिए वेस्ट से जब दाईं ओर जाते हैं तो नॉर्थ पर आ जाते हैं और नॉर्थ की ओर चला है ये 25, और देखो अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी नॉर्थ से भी उत्तर से भी 3 किलोमीटर दाईं ओर आ जाए, यानी पूर्व की ओर दाएं। अब देखो यहां पर काम करने का सिंपल सा रूल होता है, जब भी हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने का रूल बड़ा सिंपल है, सेम डायरेक्शन की वैल्यू आपस में जोड़ी जाती है और ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू को हम घटाते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है, तो ये ध्यान रखिए। जैसे अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में 18 और 3 2 दिख रहे हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, 18 और 3 21, और वेस्ट का भी बच्चों 21 है, तो ईस्ट का 21 और वेस्ट का 21 तो कट जाएगा। अब बचा नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ का बेटा 25 और साउथ का 19, 25 में से 19 घटा लीजिए 6, और दिशा बची किसकी, नॉर्थ की, यानी आरंभिक स्थान से वो 6 किलोमीटर उत्तर पर है। लेकिन देखो सवाल क्या पूछा है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, मतलब आप इसको समझिएगा कि ये बिंदु ए था जहां से शुरुआत की थी और उससे 6 किलोमीटर ये नॉर्थ में है, इसको ऐसे समझिएगा 6 किलोमीटर नॉर्थ में ये बिंदु पी है, लेकिन पी से ए पर आने की बात कर रहे हैं, तो जब हम पी से ए की ओर आएंगे तो ये दिशा उल्टी हो जाएगी, पी से ए की ओर जाएंगे तो दिशा साउथ की बन जाएगी और दूरी 6 किलोमीटर, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग का, और वो भी इसको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस की कोडिंग, या कुछ जगहों पर चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं। हमें देखना होता है इसमें कोड किसका निकालना है, देखो हमें एक्टर का कोड निकालना है बच्चों, और ये एक्टर कहाँ लिखा हुआ है, बस ये ढूंढना है। तो देखो एक जगह तो एक्टर यहाँ दिखा, यहाँ नहीं मिला, यहाँ भी मिला, यानी फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन कोड होगा वही एक्टर का होगा। इन दोनों में कॉमन देखिए ST नजर आ रहा है, इसका अर्थ है कि एक्टर का कोड ST ही होगा, हमारा काम हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का है, ये मैथ्स के सेक्शन में भी आता है, और कुछ एग्जाम्स की बात करें तो उसको रीजनिंग के भी सेक्शन में इसके प्रश्न आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने, चूंकि रेलवे में सेक्शन तो होता नहीं, अलग अलग मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो मैं इसे रीजनिंग में भी करा रहा हूं और मैथ्स वाले सर भी अपने तरीके से कराएंगे। आइए देखते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है। The average age of 40 boys in a class is 18 years. तो 40 बच्चों का एवरेज तो 18 है। One boy aged 26 years left. एक लड़का जो है वो 26 साल वाला छोड़ देता है। अच्छा छोड़ने पर क्या हुआ, एंड 2 new boys joined in the class. अब यानी क्लास में एक छोड़ा था तो 39 हो गया और 2 जुड़ गए यानी 41 बॉयज हो गए। एंड इफ द एवरेज एज ऑफ द क्लास रिमेन्स 18 years, यानी अभी भी ये 18 का 18 ही है, यानी एवरेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यही हुआ ना, मतलब एवरेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है, हम ये मान लेते हैं, देखिए सवाल क्या पूछा गया, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू कमर्स, जो 2 नए बच्चे जोड़े गए हैं
उनकी औसत आयु क्या है। हम पहले मान लेते हैं कि भैया उनकी औसत आयु 18 ही थी, लेकिन जिसको निकाला गया उसकी आयु जो है वो बेटा 18 से 8 साल बड़ी है। ये जो लड़का निकला है, जो बॉय निकला है, उसकी आयु जो है वो औसत आयु से 8 वर्ष अधिक है। अब इस 8 वर्ष अधिक है, इसका मतलब ये है कि जो औसत आयु हमें मिला है इसमें कहीं ना कहीं इस 8 को एडजस्ट किया गया होगा। और दो बच्चों में अगर हम 8 साल को एडजस्ट करेंगे तो बेटा 8 को अगर हम 2 में एडजस्ट करेंगे यानी हमारी एडजस्टमेंट 4-4 वर्षों की हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें कि जो औसत आयु से इसके 8 साल अधिक है, ये औसत आयु से जो बच्चे हैं अगर उनकी 18 की 18 ले लेते तो वो 4-4 का असर डालती, यानी इनकी आयु जो है वो 22 हो जाती है ना। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो 22 हो जाता। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे किस तरीके से काम करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन का बड़ा सरल सा प्रश्न है। ठीक है, बोला जा रहा प्लस और माइनस को बदल दो, तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। और मल्टीप्लाई और डिवाइड को अगर हम बदल दें, जहां डिवाइड है यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये कटेगा 5 तो 8 से, और 8 से इसको काटोगे तो ये बटा 3 हो जाएगा, यानी 11 माइनस 37 प्लस 3। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 14। 37 में से 14 घटा दें तो 23 माइनस का होगा, यानी हमारा आंसर -23 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए सेट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अब देखो 6 का 3 गुना 18 होता है, लेकिन अगले में 3 गुना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो 6 को 18 बनाने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा। यहां भी देखो तो बेटा 12 का अंतर है। 18 गुना 4 होता है 72, 20 गुना 4 होता है 80, तो 72 प्लस 30 होता है 102, और 80 प्लस 30 यानी प्लस 12 गुना 4 प्लस 3। ठीक है, प्लस 30। तो जरा देखिए 9 प्लस 12 करेंगे 21, 21 गुना 4 84, लेकिन यहाँ प्लस 10 जा रहा है। यहां भी देखिए तो प्लस 30 तो जा ही रहा है। आगे का चेक कर लेते हैं, तो 7 प्लस 12 19 बिल्कुल सही जा रहा है, और 19 गुना 4 76, और 76 प्लस 30 106। तो हमारा आंसर तो यही होगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए, बॉक्स बेस्ड है लेकिन कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है। देखिए बोला क्या गया है कि 7 बक्से हैं, 7 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पोजीशन हमने बॉक्स की बना ली बच्चों। अब देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम। I, J, K, L, W, X and Y are kept one above the other but not necessarily in the same order. Only K is kept above W, यानी W के ऊपर सिर्फ K है और कोई नहीं है, मतलब बाकी सारे W के नीचे होंगे। इसका अर्थ ये निकलता है कि K बेटा टॉप पर आ जाएगा और सेकंड प्लेस पर W। Only 2 boxes are kept between W and J. W और J के बीच 2 बॉक्सेस हैं, तो 2 बॉक्स का स्थान छोड़ दीजिए और उसके बाद J को रख लीजिए। Only L is kept below I. I के नीचे केवल L है और कोई हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये दोनों नीचे के 2 स्थान पर आ जाएंगे। And J is not kept immediately below Y. J जो है वो Y के ठीक नीचे नहीं है, इसका मतलब Y को हम चौथे नहीं रख सकते क्योंकि J पांचवा है। इसका मतलब Y बेटा तीसरा आ जाएगा, और बचा X, तो X चौथा आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि X और L के बीच कितने बॉक्सेस हैं, तो X और L के बीच बच्चों 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। अब बताइए, बेसिक कैलकुलेशन बॉड मास रूल लगाना है और कैलकुलेट करना है। देखो अगर हमें ये डिवाइड करना है तो देखो ये 8 से कटेगा, 8 चौक 32, 4 से कटेगा तो 4 से काट लीजिए, 8 चौक 32, और ये कट जाएगा तो 4 गुना 3 12, 12 से 12 चले गए, और 2 गुना 4 8। तो बेटा 8 माइनस 8 हमारा आंसर 0 होगा, आंसर करेंगे 0। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक की एक निश्चित आयु, अगेन यही क्वेश्चन है, एज बेस्ड क्वेश्चन है, एज बेस्ड क्वेश्चन है ये। C is twice the age of A,
C जो है वो A की आयु का 2 गुना है, यानी C बराबर 2A लिख सकते हैं। A is 3 times the age of D, A जो है वो D की एज का 3 गुना है, एंड D is 1/5 the age of B, यानी जो भी B की आयु है उसका 1/5 D की आयु, यानी B की आयु बटा 5 D की आयु। बोला गया इफ द एज ऑफ B इज इक्वल्स टू 45, यानी B की आयु 45 मिल गई, एंड इफ E इज इक्वल्स टू द एज ऑफ C, C और E की आयु आपस में बराबर है, तो हमें E की आयु निकालनी है। तो देखो अगर B की जगह 45 रखेंगे तो 45/5 करने पर D की आयु 9 आ जाएगी। D की आयु 9 आते ही 9 गुना 3 करेंगे तो A की आयु 27, और बच्चों A की आयु 27 तो 27 गुना 2 कीजिएगा तो C और E इनकी आयु बेटा 27 गुना 2 कीजिएगा तो इनकी आयु 54 साल आ जाएगी। हमारा आंसर 54 ईयर्स होगा, 54 ईयर्स। ठीक है, ऑड वन आउट, ये भी बहुत इजी था। जैसे देखो OS और R का गैप देखना है तो O+4 करेंगे तो S बनेगा, और S से एक लेटर पीछे जाएंगे R, D के 3 लेटर आगे जाएंगे तो G, और G से एक लेटर पीछे जाएंगे तो F। मतलब गड़बड़ी इन्हीं दोनों में से कोई होगा। आगे देख लो H+4L और L-1 के, यानी +4 -1 की सीरीज चल रही है, ये वाला +3 -1 है, तो यानी गड़बड़ी इसी में है। चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत थी नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन एनालॉजी के आरआरबी जेई के सभी सेट में देखे गए। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कि जो 4 ऑप्शंस मिले इन ऑप्शंस की मदद लेकर काम करते हैं। अगर आप चारों ऑप्शन में देखोगे तो पीछे के 2 लेटर एडी एडी सभी में है, हैश वाले में, यानी हैश वाले में ये 2 लेटर तो एडी आएंगे। अब देखो ए को जे बनाने के लिए +9 करना होगा और डी को भी एम बनाने के लिए +9, यानी हमें यहाँ i+9 करना होगा तो i+9 बच्चों r होगा और l+9u, यानी लास्ट के 2 लेटर ru होने चाहिए। अगर हैश के लास्ट के 2 लेटर ad हैं तो परसेंटेज के लास्ट के 2 लेटर ru होने चाहिए। देखो बाकी सभी ऑप्शन में आपको ru जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहां बात आती है कि पहला लेटर क्या होना चाहिए। x अगर रखते हैं तो क्या होगा, तो देखो बेटा x 24 होता है, और g की बात करें तो 26 और 7 33 होते हैं, तो ये भी 9 के डिफरेंस पे आ गया। तो अगर हम 9 के डिफरेंस में यहां भी देख रहे हैं तो f का भी 9 का डिफरेंस होना चाहिए, और f+9 यानी 15, और 15वां लेटर क्या होना चाहिए o। ठीक है, क्लियर है, यानी कि r और u के पहले जो लेटर आएगा वो o होना चाहिए, यानी XAD और ORU जिसमें दिख रहा है वही हमारा आंसर है। चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है हमारा आंसर चौथा वाला ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन को ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन की मदद से लेना है। और आने वाले जो भी रेलवे के एग्जाम है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, NTPC का एग्जाम हो, ये टाइप अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि एनालॉजी में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको सभी सेट में देखने को मिले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 को 76 बनाना है, सिंपल सा सीरीज का -8 का डिफरेंस, सॉरी +8 का डिफरेंस। 76 + 10 86, 86 + 12 98, 98 + 14 112। तो बेटा 112 में 16 जोड़ लीजिए 128। तो बेटा इसका आंसर तो बड़ा सिंपल था 128। तो सीरीज के क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आया, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए। आइए नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि कौन कौन से साइन को बदलना है, डिवाइड और माइनस को बदलना है। तो माइनस की जगह डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइड की जगह माइनस, और प्लस और मल्टीप्लाई को भी बदल लीजिए, यानी यहां मल्टीप्लाई और यहां प्लस। ठीक है, तो देखो 9/3 हो जाएगा 3, तो 17 गुना 3 हो जाएगा नंबर 51। 51 में प्लस करना है कितना 3, 54, और 54 से 7 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 47। तो हमारा आंसर इसका होगा 47। फिर से देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, और हमें किसका कोड निकालना है, बुक का निकालना है। किसका कोड निकालना है बच्चों, बुक का निकालना है। तो ये ध्यान रखिएगा, बुक किस किस स्टेटमेंट में दिख रहा है। पहले वाले में बुक दिख रहा है, दूसरे वाले में नहीं दिख रहा, और तीसरे वाले में भी नहीं दिख रहा। तो बुक के साथ जो है क्या वो दूसरे स्टेटमेंट में कॉमन है। जैसे देखो पेंसिल, पेंसिल फर्स्ट और सेकंड में पेंसिल कॉमन है, तो मतलब इनके कोड में भी कुछ कॉमन होगा। देखो RL कॉमन है, तो पेंसिल के लिए तो RL आ गया। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड में देखोगे, पहले और तीसरे में, तो कॉपी आपको कॉमन दिखेगा, यानी इन दोनों कोड में भी कुछ कॉमन दिखेगा। देखो इसमें SG कॉमन है, SG निकाल दिया, तो अब बचा है बच्चों बुक। तो बुक के लिए जो कोड आ जाएगा वो FD आ जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड होगा।
ठीक है, ऑप्शन थर्ड। हाँ, डेटा सफिशिएंसी। देखिए बोला जा रहा 5 बॉक्सेस VWXYZ हैव डिफरेंट वेट्स, विच बॉक्स अमंग देम इज द सेकंड हेवीएस्ट। तो 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। सेकंड हेवीएस्ट मतलब नंबर 2 पर कौन आएगा ये ढूंढना है। पहली जानकारी देखिए, Y इज हेवियर देन W। Y W से भारी, कितना भारी है नहीं पता। ओनली 3 बॉक्सेस आर लाइटर देन Z। Z से हल्के केवल 3 है, इसका मतलब Z का स्थान दूसरा रखोगे तभी केवल 3 होंगे Z से हल्के, यानी दूसरे स्थान पर आने वाले का पता चल जा रहा है इसमें, और वो कौन है बेटा, Z है। यानी पहला वाला तो सफिशिएंट है। आइए दूसरे वाले को भी देखते हैं। X इज हेवियर देन W, तो ये अलग से सीरीज बना देते हैं। X इज हेवियर देन W, X जो है वो W से भारी है, ठीक है। सेकंड वाली स्टेटमेंट को भी चेक करें, क्या इससे आंसर आ रहे हैं। और X इज हेवियर देन V, चलो इन दोनों से भारी है, लेकिन इससे तो ये पता चल जाएगा कि X टॉप की 3 में से कोई भी पोजीशन पर आ सकता है, यानी सेकंड वाले का इससे पता नहीं चला, और नहीं चला तो हमारा आंसर होगा डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन सफिशिएंट, ठीक है। यानी हम आंसर करेंगे कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है। अल्फाबेट की सीरीज बहुत सिंपल, केवल गैप देखना है। देखो F+6 करेंगे तो L हो जाएगा, L से 6 लेटर आगे बढ़ोगे R, R से 6 लेटर आगे बढ़ोगे X, तो X से जब 6 लेटर आगे बढ़ोगे तो ध्यान रखना हम Y Z के बाद A पर भी आ जाएंगे, तो Y Z A B C D 6 लेटर आगे आने पर D आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, D+6J, J+6P, P+6B, 22 और 6 28, और 28वां लेटर होता है B, यानी पहला लेटर D और दूसरा B दिखना चाहिए, वो आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर 1। तीसरे लेटर पर जाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन 185 113 का जैसा रिलेशन है, 170 और 98 में भी वैसा ही रिलेशन है, बाकी वो वाला रिलेशन आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे ना 185 और 113 में जो अंतर है वो 72 का अंतर है, 85 से 72 घटा दो 13 हो जाएगा, ठीक है। 70 से भी 72 घटा देंगे, 170 से 72 घटा देंगे 98, यानी 72 का डिफरेंस आना चाहिए। यहां देखो 72 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 60s में है और ये 100 में। 112 से 72 घटाइएगा तो 62 होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं। 72 का डिफरेंस आपको जहां दिखे, अब जैसे देखो 146 मतलब 6 में से 4 गए 2 और 14 में से 7 गए 7, बिल्कुल 72 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नजर आ रहा है सिलॉब्स का। बोला जा रहा है ऑल हेन्स आर जूसेस, सारे हेन बच्चों क्या है, जूस है। अगला स्टेटमेंट सम जूसेस आर नेट्स, तो सम जूसेस आर नेस्ट एंड ऑल पिन्स आर नेस्ट, यानी नेस्ट को थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना लेते हैं, नहीं नेस्ट को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं और सारे पिन को बेटा नेस्ट के अंदर रख दिया आपने। अब देखो कंक्लूजन क्या है, पहला है सम पिन्स आर हेन्स, क्या पिन और हेन में कुछ कॉमन है, नहीं दिख रहा, तो मतलब ये नहीं। सम पिन्स आर जूसेस, पिन और जूसेस में भी कुछ कॉमन नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है, हमारा आंसर होगा नीदर वन नॉर टू फॉलोस, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। ऑड वन आउट है शायद, नहीं एनालॉजी है। देखो YT 21 का रिलेशन TO 19 से, तो नंबर में देखो तो क्या 2 घट रहा है, 21 से 2 घटाया 19। यहां भी देखो 17 का रिलेशन 15 से, 2 कम होना चाहिए, तो 13 का रिलेशन 11 से, 11 वाला ऑप्शन ही देखना 3 में है, चलो अच्छी बात है ना। अब अल्फाबेट की बात करते हैं, Y को T बनाना है, दोनों का फर्स्ट अल्फाबेट को देखना, Y-5T, P-5K, तो बेटा K से भी 5 लेटर पीछे जाओगे, यानी पहला लेटर F आना चाहिए। F आपको देखो फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड फोर्थ में है, सेकंड में नहीं है। अब देखते हैं सेकंड लेटर T, T-5O, और इसी तरह L-5G, तो F से भी 6 लेटर पीछे आने पर A आना चाहिए, तो सेकंड लेटर A आना चाहिए, यहाँ O आ रहा है, इसलिए ये गलत है, हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 अल्फा न्यूमेरिक, बोला जा रहा हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने सिंबल हैं।
ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर, इससे पहले आने वाली संख्या एक ऑड नंबर, ठीक है, ऑड, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, लेकिन इसके बाद वाली संख्या इवन नहीं, कुछ और हो। इवन नहीं का मतलब सिंबल भी हो सकते हैं और ऑड नंबर भी हो सकते हैं, इवन नहीं होना चाहिए। यानी सिंबल हो, सिंबल के बाद इवन ना दिखे। जैसे देखो सिंबल के बाद इवन नहीं, तो अब हम पहले देखेंगे क्या पहले ऑड है, नहीं, मतलब ये एक सीरीज नहीं बना रहा है। देखो सिंबल के पहले ऑड लेकिन बाद में इवन है, ये हम नहीं कंसिडर कर सकते। सिंबल के पहले ऑड नहीं है, सिंबल के पहले ऑड है, बाद वाला देखो इवन नहीं है, पहले भी ऑड और बाद में भी ऑड, सिंबल के पीछे इवन नहीं आना चाहिए। अब देखो सिंबल के आगे ऑड नहीं है, मतलब यहां से नहीं बन रहा, सिंबल के आगे ऑड है, पीछे इवन नहीं, बिल्कुल बनेगा। सिंबल के आगे ऑड नहीं है, सिंबल के आगे ऑड नहीं है, देखो सिंबल के आगे ऑड और पीछे भी ऑड है, इवन नहीं है ना, मतलब तीन ऐसे ग्रुप बन रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा 3। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ एक वर्ड यूज किया नॉट, जल्दबाजी में बच्चे ये नॉट भूल जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत जरूरी है, पहला नियम तो यही है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ही है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब सिंबल के पहले भी नंबर और बाद में भी नंबर। तो जितने सिंबल है देखो पहले बाद दोनों जगह नंबर है, सिंबल के पहले है लेकिन बाद में नहीं, सिंबल के पहले नहीं है, सिंबल के पहले और बाद दोनों जगह नंबर, सिंबल के पहले बाद में नहीं है, इसमें भी नहीं कर सकते। यहाँ देखो सिंबल के आगे पीछे दोनों नंबर, यानी 1 2 और 3, यहाँ भी 3 मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडेड रिलेशन। हमने कोडेड रिलेशन को सॉल्व करने का तरीका देखा था, दो तरीके हैं। पहला तो है जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन की मदद से फैमिली ट्री बना ले, और दूसरा डायरेक्ट यानी चेन बनाकर। तो कभी कभी चेन बनाकर हमारा काम आसान हो जाता है। बोला जा रहा है देखो एस एच से किस प्रकार संबंधित है, यानी हमें एच से आना है बच्चों एस, जब भी हमें स्टेटमेंट में लेफ्ट आना होता है ना, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, हमें बस इन साइन का चेन बनाना, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। मल्टीप्लाई का मतलब वाइफ, डिवाइड का मतलब फादर, मल्टीप्लाई मतलब वाइफ, डिवाइड मतलब फादर, प्लस का अर्थ क्या बताया गया सन, और माइनस का अर्थ है ब्रदर। तो देखो एच की वाइफ, वाइफ के फादर यानी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का सन, फादर इन लॉ का सन ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ का भी सन ब्रदर, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर तो ब्रदर इन लॉ ही रह जाएगा, ब्रदर इन लॉ मतलब पत्नी का भाई, वाइफ्स ब्रदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ब्रदर इन लॉ। देखो वाइफ, वाइफ के फादर फादर इन लॉ, ये फादर इन लॉ का सन यानी वाइफ का ब्रदर, और वाइफ के ब्रदर का ब्रदर वाइफ का ब्रदर ही रह जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है ABCDEF live on 6 different floors of the same building। ठीक है, 6 अलग अलग फ्लोर हैं बच्चों। तो आइए इसे सॉल्व करने के लिए हमें अलग से स्लाइड लेना होगा, क्योंकि ये पूरा स्लाइड फिल्ड है, आपको सही से समझ में नहीं आएगा। बोला जा रहा है द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1। तो ये ध्यान रखना, फ्लोर में तो अक्सर ऐसे ही नंबरिंग होती है, लेकिन पढ़ लेना, जो भी लिखा गया उसे पढ़ जरूर लेना, लेकिन सामान्यतः नंबरिंग नॉर्मली ऐसे ही होती है, नीचे वाला 1 2 ऊपर बढ़ते जाओ 2 3 4 5 6। देखो बोला गया ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच 4 व्यक्ति रहते हैं। तो डी और एफ के बीच 4 व्यक्ति तभी रह सकते हैं जब डी और एफ में से कोई एक टॉप पर हो और दूसरा बॉटम पर, तभी देखो बीच में 4 फ्लोर आ पाएंगे, 1 2 3 4, है ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक छठे पर है और एक पहले पर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बोला गया सी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 2। अब सी एक सम संख्या वाले तल पर रह रहा है, लेकिन सी 2 पर नहीं है। अब अगर 2 पर नहीं है तो 6 पर तो सी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ डी और एफ को आना है। तो अगली सम संख्या केवल और केवल बची 4, इसका मतलब सी को रखना होगा फ्लोर नंबर 4 पर, सी को रखना होगा फ्लोर नंबर 4 पर। ई लिव्स इमीडिएटली बिलो ए बट अबव डी, ई जो है ए के ठीक नीचे है, मतलब ये दोनों लगातार हैं, और अगर ये दोनों लगातार हैं तो ए और ई को तो बेटा यही आना होगा। लेकिन ई के बारे में एक और जानकारी मिलेगी कि ई डी के ऊपर रहता है, यानी ई के नीचे कहीं डी आना चाहिए, और ई के नीचे अगर डी आएगा तो इसका मतलब डी को हमें 1 पर रखना होगा, तभी तो ई के नीचे डी आएगा, और डी अगर 1 पर आएगा तो बेटा एफ जो है वो छठे फ्लोर पर आएगा। अब देखो इनमें से बचा है बी, और आपसे सवाल यही पूछा गया है
कि भाई हाउ मेनी पीपल लिव बिलो बी, बी के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो बी के नीचे ये 4 व्यक्ति हैं, CAED, तो हमारा आंसर होगा 4, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, OPQRST यानी 6 जने OPQR और ST आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो हमने बात किया था जब सर्कल के क्वेश्चन आए ना, तो इसे हम लाइन पर ही सॉल्व कर लें। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये एक साइक्लिक फिगर है, मतलब इसके राइट में जाना होगा तो हम भी इस वाली सीट पर आ जाएंगे, इससे लेफ्ट जाना होगा तो यहां आ जाएंगे, बस इतना ध्यान में रखना। बोला गया P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अच्छी बात यह है कि P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर। इसमें एक अच्छी बात यह होती है जब हम लाइन बनाते हैं तो, चूंकि एक फिगर क्लोज फिगर होती है, साइक्लिक फिगर होती है, तो आप टीपी को कहीं से भी पुट कर लो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, Q इज द इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड R। Q जो है वो P और R के बीच में है, मतलब P के किसी एक साइड Q और Q के दूसरी साइड R इधर नहीं हो सकता, तो P के किसी एक साइड Q और Q के दूसरी साइड R, मतलब Q के लेफ्ट में R, और हमें पता है इस सीट का लेफ्ट बेटा हम यहां चले जाते हैं राइट पे। आ जाओ, देखो नेक्स्ट, R इज नॉट एन इमीडिएट, S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। S जो है वो R के आसपास नहीं बैठा, मतलब S यहां नहीं, तो इसका मतलब S यहां होगा। अब देखो P आ गया, Q आ गया, R S T आ गया, बचा कौन है, O, तो बेटा O यहां आ जाएगा। अब बोला जा रहा हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो बच्चों R के ठीक बाएं O बैठा है, हमारा आंसर O होगा, हमारा आंसर O होगा। ठीक है, तो ये थे बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आपके RRB JEE सेट नंबर 6 के। इसी तरह अगले सेट को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यानी कल। तो कल बच्चों मिलते हैं और अगले सेट को डिस्कस करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप इसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहां आपको कई सारी चीजें फ्री में भी मिल जाती हैं, जैसे कुछ बैचेस ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, और कुछ बुक्स ई बुक्स भी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां अवेलेबल करा दी जाती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।